नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक बड़ा बयान सामने आया है नक्सलवाद को लेकर। नक्सलवाद पर अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए दीपक बैज कहते हैं कि केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, अब तक क्यों नहीं दूर हो सकी है नक्सलवाद की समस्या। अब तक नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हो पाया है, जबकि केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। ये बयान दिया है दीपक बैज ने। वो आगे कहते हैं कि बीजेपी के पास नक्सलियों से निपटने की कोई रणनीति नहीं है। नक्सलियों से कागजों और चुनावी भाषण में ही निपट रहे हैं बीजेपी के नेता। दीपक बैज का ऐसा कहना सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर बयानों को देखेंगे, पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी। ये तो पिछले 10 सालों से खत्म कर रहे हैं, अभी तक खत्म हुआ नहीं। ये सिर्फ चुनावी भाषणों में ही, कागजों में ही नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टा है। भारतीय जनता पार्टी पास नक्सल नीति है क्या? इनके पास कोई नीति नहीं है। ये सिर्फ चुनाव समय ही गरीब जनता का, आदिवासियों का वोट लेने के लिए इस तरह का बयान जारी करती है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या है छत्तीसगढ़ की। सियासत नक्सलवाद पर लगातार होती आई है। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का दूसरा फेज खत्म हो गया है, लेकिन नक्सलवाद पर वार पलटवार लगातार जारी। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरीके से नक्सलवाद पर बयान सामने आया है दीपक बैज का, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 10 सालों में केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अक्सर नक्सल नीति अगर अच्छी होती तो क्यों खत्म नहीं की जा सकती। इस तरीके के बयान जिस तरीके से आया है पीसीसी चीफ दीपक बैज का। हाल ही की कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि बस्तर से 29 नक्सलियों की जवानों ने जिस तरीके से अलग अलग तरीके से जो नक्सली थे उनकी हत्या हुई थी। जवानों ने बड़ी कार्रवाई की थी, 29 नक्सलियों को मार गिराया था। सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी तक का बस्तर संभाग में किया गया था। 29 नक्सली मारे गए थे। तो कुल मिलाकर जो विजय शर्मा है, केंद्रीय गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो ये कहते हुए नजर आते हैं सुमित की जो नक्सली है वो इस तरीके की घटना को क्यों अंजाम दे रहे हैं। समय समय पर नक्सलवाद का मुद्दा उठता रहा है छत्तीसगढ़ में। समय समय पर इस पर सियासत, राजनीति, बयानबाजी होती रही है। मैं लौटूंगा आपके पास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर क्या कुछ कहा था, वो दर्शकों को सुनाते हैं। उसके बाद खोमन मैं आपके पास आ रहा हूं, गृह मंत्री को सुन लेते हैं। इस देश से नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। इस देश से नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। हमारे विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कहकर जाता हूं, 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक। तो रायपुर से खोमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खोमन, आपके पास दोबारा लौट रहा हूं मैं। देखिए, सरकारें कोई भी रहती हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, नक्सलवाद जड़ से खत्म नहीं हो पाया है अभी भी छत्तीसगढ़ में। दीपक बैज कह जरूर रहे हैं कि 10 साल से केंद्र में बीजेपी सरकार है, अभी भी नक्सलवाद खत्म नहीं हो पाया। तो क्या वो भूल गए कि कितने सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार ने राज किया? तब क्या हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, खासकर नक्सलवाद को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अगर छत्तीसगढ़ में बोली जाए तो सुमित नक्सलवाद है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती है। पिछले 15 सालों से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही है, तब भी हमने देखा था कि नेताओं के बयानबाजी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार 5 साल रही है, उसके बाद भी अब जब नक्सलवाद पर जब लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में एक दूसरे की पार्टी
कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आ रहा है कि 2 साल में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। हालांकि जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है सुमित, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नक्सलियों से मैं बात करूंगा नक्सलियों से। आखिर नक्सलियों को क्यों ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, नक्सलियों की आखिर जरूरत क्यों है? तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है गृह मंत्री जो कह रहे हैं, विजय शर्मा, और जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं, इस सब से कुछ भी हो सुमित, लेकिन छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद कैसे खत्म होना चाहिए, इस पर पार्टी से ऊपर उठकर दोनों पार्टियों के नेताओं को बिल्कुल राजनीति से इतर, सियासत से इतर दोनों ही पार्टियों को सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद। इसको खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए सियासत से इतर। खोमन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी दलों में हलचल है। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी दफ्तर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है, जहां पहले और दूसरे फेज के चुनाव को लेकर मंथन होगा, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर में रहेंगे। सचिन पायलट वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और राज्य की चारों लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग पर फीडबैक लेंगे। सचिन पायलट जानने की कोशिश करेंगे कि इन 2 चरणों में राज्य में कांग्रेस की क्या हालत है, क्या स्थिति है। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी का मंथन होने वाला है, होगा। बीजेपी दफ्तर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होनी है। जो 2 चरण हो चुके हैं, 2 फेज हो चुके हैं, उनमें क्या कुछ रणनीति रही है, क्या कुछ हालात रहे हैं, उस पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की तैयारी लगातार जारी है और मध्य प्रदेश में किस तरह की सियासत हो रही है, मतलब बीजेपी क्या सोच रही है, उसे जानने के लिए सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खोमन साहू हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सचिन पायलट के दौरे को लेकर वो हमें जानकारी साझा करेंगे। सूरज, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। 2 फेज में जो कम वोटिंग हुई है, उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं चिंतित नजर आती है और यही वजह है कि चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भी होने वाली है आज। जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है सुमित, क्योंकि 2014 के अगर आप नतीजे देखेंगे और 2019 के नतीजे देखेंगे तो दोनों में ये अंतर पाएंगे कि 2014 में जहां वोटिंग कम हुई थी और 2019 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, उसका सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला था, मार्जिन में फायदा मिला था। लाख 3 लाख 4 लाख वोटों से उनके प्रत्याशी जीते थे। लेकिन 2024 में 2014 वाला ही पूरा समीकरण देखने को मिल रहा है। 1 या 2% अगर 2014 की बात करें तो जो वोटिंग परसेंटेज था उससे 1 या 2% वोटिंग बढ़ती हुई सीटों में नजर आ रही है। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दावा किया था और इस बात के लिए लगातार काम भी किया था, 370 वोट बढ़ाना है, 10% वोट बढ़ाना है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें जो अभी 6 लोकसभा सीटों में जिनमें चुनाव हुआ सुमित कल यानी दूसरे चरण का, उसी में 5 महीने पहले जो मतदान हुआ था तो 47 विधानसभा सीटें आती हैं। 47 में से 40 विधानसभा सीटें जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जबकि 7 विधायक कांग्रेस के हैं। वहां की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव से अभी के चुनाव में ठीक है, लौटूंगा सूरज में आपके पास छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट आने वाले हैं। सचिन पायलट भी समीक्षा करेंगे। खोमन, क्या कुछ जानकारी है सचिन पायलट के दौरे को लेकर, क्या कुछ खास होने वाला है उनके दौरे को लेकर, किस तरह की रणनीति पर काम करने वाली है कांग्रेस इस बार? देखिए सुमित, जिस तरीके से सचिन पायलट का दौरा होने वाला है, आने वाले दिनों में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। इसके अलावा जो राहुल गांधी है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं दोनों। तो उसकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ किया गया है, किस तरीके से मंच सजाया गया है, कितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, क्या क्या रणनीति है, इस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन जो 2 फेज के चुनाव हुए हैं सुमित, 2 फेज में जो चुनाव और जिस तरीके से जो फीडबैक मिला है उसको कहीं ना कहीं समीक्षा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बस्तर और कांकेर लोकसभा सीट की बात की जाए, कांकेर की बात की जाए, महासमुंद की बात की जाए,
4 महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। उस पर किस तरीके से पार्टी के पक्ष में रुझान हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है बातचीत करने वाले हैं। 7 लोकसभा सीट निश्चित पर तौर अभी पर बड़ी छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी चुनाव पार्टी बाकी ने जो उनके तीसरे फेज ऊपर में उनके होगा। कंधों पर सौंपी है, उनको दी है, तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सचिन पायलट नजर आएंगे। खोमन में लौटूंगा। सूरज, जिन सीटों पर वोट फीसदी बहुत बुरी तरीके से गिरा है, उन सीटों पर मंथन करने की विशेष आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन सीटों पर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी मुकाबले में आ चुकी है, जिन सीटों पर वोटिंग कम हुई है। सूरज जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस मुकाबले में आ चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक हो रही है सुमित, वो इसीलिए हो रही है कि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। पहले चरण में ऐसा था कि शायद दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़े, बीजेपी को ये आशा थी, लेकिन दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज 8-9% हो गया। पहले चरण में 8% कम था, दूसरे चरण में 9% कम हो गया। ऐसे में जिन 2 चरणों में चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसका बैकअप इन 2 चरणों में बनाया जाए। इसीलिए चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और अमित शाह ने भी सीधे और सख्त लहजे में कहा था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए काम कीजिए। साथ में जो तमाम बड़े दिग्गज नेता उनका भी बयान देखिए, चाहे रेहली से विधायक हो, उन्होंने कहा कि भाजपा के जो रेहली से विधायक है, उन्होंने कहा कि ठीक है। खोमन का रुख करना चाहूंगा। खोमन किस तरह की रणनीति पर काम करने वाली है कांग्रेस, ये भी बताइएगा। और जिस तरीके से सचिन पायलट के दौरे हो रहे हैं, अब कहीं ना कहीं और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं चुनाव प्रचार कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि अब दिग्गज नेता अब अपनी ताकत झोंकने वाले हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार में। देखिए सुमित, रणनीति यही है कि 7 लोकसभा सीट में जहां मतदान होना है, वहां अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चूंकि स्टार प्रचारक है कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी के अब नेता जो है पीसीसी चीफ की बात करूं या अन्य नेताओं की बात करूं, हेलीकॉप्टर से अब लगातार वो दौरा करने वाले हैं। और यही कारण है कि तमाम दिग्गज अब पूरी ताकत के साथ 7 लोकसभा सीट में जाने वाले हैं। तो यही कारण है कि जो सचिन पायलट दौरे पर आ रहे हैं, इस पर रणनीति करेंगे कि कौन कौन नेता किस किस क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। चूंकि आदिवासी समाज से आते हैं, दीपक बैज तो रायगढ़ लोकसभा सीट हो गया, इसके अलावा सरगुजा लोकसभा सीट हो गया। ऐसे उन क्षेत्रों में जो आदिवासी नेता है उनको भेजा जाएगा। जहां जो सामान्य सीट है उन्हें सामान्य जाति के जो नेता है उनको भेजा जाएगा। जहां से पिछड़ा वर्ग का जो जहां वो वोटर ज़्यादा है, वहां पिछड़े वर्ग के नेताओं को भेजा जाएगा। तो इस रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी काम करने वाली है। और यही बात है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, चाहे अलका लांबा की बात की जाए, सचिन पायलट की बात की जाए, इसके अलावा प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, और तमाम बड़े बड़े नेता जो स्टार प्रचारक हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। ठीक है, बड़ी खबर मिल रही है। 6 मई को धार के बड़वानी में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एक बार फिर से आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, मध्य प्रदेश एक बार फिर इससे पहले 6 बार एमपी का दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। छह मई को धार के बड़वानी में पीएम मोदी सभा करेंगे और इससे पहले 6 बार एमपी का दौरा प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। एक बार फिर से पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। 29 की 29 सीटें जीतने का दावा यहां पर बीजेपी ने किया है और वो कोशिश नजर भी आती है प्रधानमंत्री के लगातार दौरों को लेकर। सूरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, एक बार फिर से पीएम मोदी मध्य प्रदेश में धार के बड़वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार पूरी ताकत झोंक दी है पीएम ने यहां पर। जी देखिए सुमित, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण से ही लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं और लगातार अभी तक अगर रोड शो को भी मिलाकर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं और अलग अलग स्थानों पे चाहे जनसभा को संबोधित करना हो या फिर रोड शो करना हो उन्होंने किया। अब ऐसे में धार के बड़वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7वां दौरा होगा जब वो बड़वानी आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं जो बीजेपी के
तमाम दिग्गज नेता हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, जेपी नड्डा हों, चाहे अमित शाह हों, इन सब की नज़र मध्य प्रदेश पे है, क्योंकि पिछली बार मध्य प्रदेश से 28 सीटें जीती थी बीजेपी ने। ऐसे में इस बार बीजेपी की जो संकल्प है वो चाहती है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं 29 की 29 सीटें जीती जाए। ऐसे में कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती, कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं और अब 7वीं बार वो बड़वानी आएंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सुमित, निश्चित तौर पर एक बार फिर से पीएम मोदी मध्य प्रदेश आने वाले हैं और पूरी ताकत यहां पर लगा दी है। सबसे बड़े चेहरे बीजेपी के जरूर यहां पर हमें नजर आएंगे एक बार फिर से, क्योंकि 29 सीटें जीतने की कोशिश बीजेपी कर रही है मध्य प्रदेश में। बहुत शुक्रिया सूरज, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद सदस्य जोगा पोडियाम की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी है। अरनपुर थाना अंतर्गत पोटाली गांव में बीती रात 11 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। पोटाली CAF कैंप से 500 मीटर दूरी पर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और घर पर सो रहे कांग्रेस नेता को नक्सलियों ने धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों के हमले के बाद मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं घटना को अंजाम देने 20 से 30 नक्सली पहुंचे हुए थे। इससे पहले नक्सलियों ने इनके 10 साल के मासूम बेटे की निर्मम हत्या कर दी थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस लाल आतंक के शिकार नेताओं के बारे में, कौन कौन से नेता लाल आतंक के शिकार हुए हैं। 5 फरवरी 2023 को बीजापुर में बीजेपी मंडल प्रमुख नीलकंठ कमेम की हत्या हुई। 10 फरवरी 2023 को मैं बताऊं आपको कि नारायणपुर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को नक्सलियों ने घर में घुसकर गोली मारी थी। तो वहीं 11 फरवरी 2023 को दंतेवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता रामधर अलामी की हत्या हुई। वहीं 29 मार्च 2023 की बात करें तो नारायणपुर में ही बीजेपी नेता रामजी डोडी की हत्या कर दी। 21 जून 2023 की वारदात है जब बीजापुर में एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अर्जुन काका को मौत के घाट उतार दिया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग शहरों से हादसों की खबरें आ रही हैं। बुरहानपुर में एक बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई और इस हादसे में 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। खबर है कि ड्राइवर नशे की हालत में था। वहीं मंडला में बारातियों से भरी बस पलट गई है, 20 लोग घायल हो गए हैं। सिंगरौली में तेज़ रफ्तार बाइक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, बाइक सवार समेत एक महिला की मौत हो गई। सिवनी में नेशनल हाईवे 44 के छपारा बाईपास में भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक और गंभीर रूप से घायल हुआ है, एक की मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं, इंदौर में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार दंपति को स्कॉर्पियो चालक ने टक्कर मारकर भाग निकला। हादसे में दोनों पति पत्नी सड़क पर गिर गए। हादसे में घायल दंपति का इलाज जारी है। इधर घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो नेहरू नगर के रहने वाले महेश के नाम पर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो हिट एंड रन का ये मामला आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कॉर्पियो वाहन रौंदते हुए यहां पर निकल गया। हादसे में बाइक सवार दंपति बाइक को स्कॉर्पियो ने पीछे से टक्कर मारी है और हादसे में बाइक सवार दंपति घायल हो गए। जांजगीर चांपा के अकलतरा में बंद पड़े माइनिंग एरिया में सुरक्षा कर्मियों पर करीब 20 बदमाशों ने हमला कर दिया और हमले में 3 सुरक्षा कर्मियों को चोट आई है। तीनों को बिलासपुर रेफर किया गया है। मौके से बदमाशों का एक मोबाइल जब्त कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मंडला जबलपुर रोड से भीषण सड़क हादसा हो गया है और जिसमें बारात से भरी बस बेकाबू होकर पुल में जा गिरी, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग इस सड़क हादसे का शिकार हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। मंडला में बेकाबू बस पुल से नीचे गिर गई, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं और घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। नरसिंहपुर के चीतापारा गांव में रामसेवक रजक के घर में बीती रात आग लगने का मामला सामने आया। हादसे में करीब 30 बकरियों की मौत हो गई है, वहीं 10 जानवर पूरी तरह घायल हो गए। हालांकि फायर ब्रिगेड के
बाद में आग पर काबू पा लिया है। फिर भी लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर में हुई बस दुर्घटना से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते हादसा हुआ। ड्राइवर ने बस में खराबी के चलते करोली गांव के पास घाट पर बस रोकी और इस दौरान शराब का सेवन किया था, जिसके बाद बेकाबू होकर बस गहरी खाई में जा गिरी। बस में 40 से ज़्यादा यात्री सवार थे। 19 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। गाड़ी बस पलट गई है खाई में। गाड़ी वो बहुत तेजी से चला रहा था और एक तेजी उसका के मतलब एकदम फास्ट चला रहा था गाड़ी। गाड़ी को कुछ खराबी हो गई थी तो उसने पत्थर लगाए हुए थे, एकदम छोटे छोटे से थे, फिर एकदम से पत्थर निकाले उसने तो गाड़ी पीछे एकदम ली उसने। एक तो उसका ये फर्ज बनता था कि गाड़ी से पैसेंजर सब जो भी थे 90 पैसेंजर थे, जो भी थे गाड़ी में 90 लोग थे। इधर सब लोगों को नीचे उतरता, जब जाके वो गाड़ी सही करके एक दूध चला के देखता। पेंड्रा में कृषि विभाग के अधिकारी से 2,96,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। क्रेडिट कार्ड बंद करने का झांसा देकर ठगों ने ओटीपी हासिल की, खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए। 6 महीने बाद ठगी का एहसास होने पर कृषि विस्तार अधिकारी मक्खन सिंह पैकरा ने पेंड्रा थाने में मामला दर्ज कराया है। अब पेंड्रा पुलिस धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पेंड्रा में घायल हालत में मिले सफेद भालू को 2 दिन बाद उसकी मां से मिलाया गया। दरअसल ये सफेद भालू सिर्फ पेंड्रा में ही पाया जाता है, जो 2 दिन पहले घायल हालत में ग्रामीणों को मिला था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पशु चिकित्सक ने मौके पर पहुंचकर भालू का इलाज किया। बता दें कि ट्रैप कैमरे की मदद से भालू की मां को खोजा गया। इस मादा भालू के 2 शावक हैं और दोनों ही सफेद रंग के हैं। भुवनेश्वर साहू हत्याकांड की सीबीआई जांच पर सीएम ने एक्स पर लिखा है, बिरनपुर हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएम की तरफ से ये कहा गया है, बिरनपुर में हुई थी भुवनेश्वर साहू की हत्या। तो सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है सीबीआई जांच को लेकर। भुवनेश्वर साहू हत्याकांड की सीबीआई जांच पर सीएम ने एक्स पर लिखा, बिरनपुर हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई की टीम। सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएम ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें, भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी बिरनपुर में। वो ट्वीट कर लिखते हैं विष्णुदेव साय, सीएम विष्णुदेव साय, कि अब बिरनपुर हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। हमारी सरकार के कैबिनेट के निर्णय और सहमति के आधार पर भारत सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू के परिवार को अवश्य न्याय मिलेगा, ये एक्स पर लिखा है सीएम विष्णुदेव साय ने। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का चुनाव प्रचार में अलग अंदाज देखने को मिला। मोदी स्लोगन के टी-शर्ट पहनकर महापौर युवाओं के बीच पहुंचे और युवाओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों पर बात की। मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों और युवाओं ने महापौर से चर्चा की। इस दौरान महापौर ने सभी से इंदौर को स्वच्छता के साथ ही मतदान में नंबर 1 बनाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में आम जनता को एक बार फिर राहत मिलेगी। अब भीषण गर्मी के बीच एक बार फिर काले बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में मौसम बदलने की संभावना जाहिर की है। हालांकि इस बीच प्रदेश का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से छुटकारा मिलेगा। ये जो लगातार जो सिस्टम में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, कभी सर्कुलेशन बनता है, कभी द्रोणिका बनती है, जिस कारण प्रभावित होते रहता है। आगे आने वाले 4-5 दिन तक इसी प्रकार का मौसम छत्तीसगढ़ में बना रहेगा। ओले का तो अभी अनुमान नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से अति हल्की वर्षा हो सकती है।